Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So, कल क्लास में हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पे डिस्कशन स्टार्ट किया था एंड वी हैव सीन दैट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैविंग नॉन जीरो डिटरमिनेंट. तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर और उस सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए. सब मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी मैट्रिक्स से अगर हम रोज कॉलम्स या दोनों को अगर डिलीट करते हैं, जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है उसको सब मैट्रिक्स बोला जाता है. सब मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर सब मैट्रिक्स भी हो सकता है, बट वी आर इंटरेस्टेड अबाउट ओनली स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिससे हम रैंक कैलकुलेट करेंगे. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है तो उस मैट्रिक्स का रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं. रैंक कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं. यहाँ पे उनमें से मैं दो टेक्निक डिस्कस करूंगा. ओके, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखा गया है, इट इज ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैविंग नॉन जीरो डिटरमिनेंट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स का रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. तो सपोज वी हैव ए 3x3 मैट्रिक्स. ठीक है, A इज ए 3x3 मैट्रिक्स. तो 3x3 मैट्रिक्स का लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या हो सकता है? 3x3 हो सकता है. और कितने 3x3 सब मैट्रिसेस होंगे? एक ही. ओनली वन. तो हम स्टार्ट करेंगे लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स से और उसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे. तो 3x3 सब मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे. ठीक है, एक ही मैट्रिक्स ऐसा है. तो डिटरमिनेंट ऑफ फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ द 3x3 सब मैट्रिक्स. ठीक है, ये जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है. ठीक है, ये जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है. अगर नॉन जीरो आया तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा. सपोज डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? 3. बिकॉज रैंक का मतलब होता है लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए. ये लार्जेस्ट भी है और डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है. तो इन दिस केस जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा वो 3 हो जाएगा. सो रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3. और कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म हो गया. लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, if the determinant is 0, in this case rank 0 नहीं हो सकता. rank will be less than 3. rank 3 नहीं हो सकता, सॉरी, rank 3 नहीं हो सकता, 3 से कम होगा. तो rank of the matrix will be less than 3. 2 1 कुछ भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता. बिकॉज 3x3 जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो रैंक 3 से कम होगा. बिकॉज रैंक 3 होने के लिए डिटरमिनेंट को नॉन जीरो होना चाहिए था. अगर डिटरमिनेंट यहाँ पे 0 चला आता है तब हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे. डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया फर्स्ट स्टेप में तो सेकेंड स्टेप में जाने का कोई जरूरत नहीं है. फर्स्ट स्टेप में डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तभी सेकेंड स्टेप का रिक्वायरमेंट है.
तो सेकंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे, 3 क्रॉस 3 के बाद लोअर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। अब बताइए 2 क्रॉस 2 कितने हैं, 9 कल हमने कैलकुलेट किए थे। तो क्या सबका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और नॉन जीरो चेक करना पड़ेगा? नहीं सर, एक का बिल्कुल नहीं, किसी एक का भी डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो चला आता है तो 2 क्रॉस 2 के 9 सब मैट्रिसेस होंगे, किसी एक का डिटर्मिनेंट भी अगर नॉन जीरो चला आता है तो रैंक 2 होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एनी वन 2 क्रॉस 2 सब मैट्रिक्स, किसी भी एक का 2 क्रॉस 2 अगर नॉन जीरो चला आता है, सबका चेक करने का जरूरत नहीं है, वो मैट्रिक्स देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किसमें नॉन जीरो आ सकता है। अभी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, खुद ही आप लोगों को समझ में आएगा। तो इन दैट केस रैंक विल बी 2। किसी एक का भी डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो चला आता है। नाउ ऐसा हो सकता है, रेयर केस ऐसा हो सकता है जितने भी 2/2 हो, जैसे 2/2 के कितने सब मैट्रिसेस है, 9, सबका डिटर्मिनेंट जीरो चला है, वो चीज भी आपको मैट्रिक्स देख के पता चलेगा ये सबका जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता, बट ये रेयर केस है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल 2 सब मैट्रिसेस इज 0। इन दैट केस रैंक विल बी लेस देन 2। और अगर यहां पे डिटर्मिनेंट जीरो चला आया, सबका जीरो चला आया, इन दैट केस नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करेंगे, 2 क्रॉस 2 के बाद सपोज ये जीरो चला आया तो 2 क्रॉस 2 के बाद लोअर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस क्रॉस वन। और 1 देखिए 1 क्रॉस 1 में चेक मतलब कैलकुलेट एज सच कुछ नहीं है, बिकॉज 1 क्रॉस 1 का मतलब सिंगल एलिमेंट ही तो है, ठीक है। तो वो देख के पता चलता है 2 क्रॉस 2 में अगर जीरो आता है तब हम 1 क्रॉस 1 में जाएंगे, नॉर्मली उसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का ये स्टेप है। ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है वो एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था, तो पहले हमने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट चेक किया, अगर नॉन जीरो आ गया तो रैंक 3। ओरिजिनल मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, नॉन जीरो आ गया तो रैंक 3। डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया रैंक 3 से कम। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आया फिर क्या चेक करेंगे, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 के कितने मैट्रिसेस हैं, 9। किसी एक का डिटर्मिनेंट भी अगर नॉन जीरो चला आया तो रैंक 2। अगर सबका जीरो चला आया तो रैंक 2 से कम। 2 क्रॉस 2 के बाद 1 क्रॉस 1 चेक करना पड़ेगा। ये सेम टेक्निक किसी भी मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, जैसे यहाँ पे मैं 3 क्रॉस 3 के लिए बता रहा हूं, ये सेम टेक्निक 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू है। 3 क्रॉस 4, सपोज आपके पास एक 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, तो आप स्टार्ट किससे करेंगे कैलकुलेशन, 3 क्रॉस 3 से। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 है तो 3 क्रॉस 3 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज 3 क्रॉस 4 के लिए 4 क्रॉस 4 तो नहीं आ सकता, कैलकुलेशन ऐसा ही होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका रैंक आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस लेवल पे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर रैंक से पूछ लिया जाए तो इस टेक्निक से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक टेक्निक है, जो मैट्रिक्स को एक पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज करना पड़ता है और उसमें नॉन जीरो रोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं, बट उस मेथड में मैं नहीं जा रहा हूं, बिकॉज इसमें इतने सारे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड अलग अलग पढ़ने का कोई जरूरत है। इस मेथड से ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज रैंक कैलकुलेशन के अलग अलग मेथड्स हैं। तो ये मेथड क्लियर है एवरीवन, ठीक है। तो एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। सर हाँ बताइए। सर यहाँ पे 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स होगा तो भी इसी मेथड से करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, 4 क्रॉस 4 है तो 4 क्रॉस 4 से स्टार्ट करेंगे, मेथड यही होगा। सर हाँ बताइए। सर अगर जो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आएगी उसमें अगर जो एलिमेंट होगा वो 0 आए तो
अगर सारे जीरो आ जाए तो नल मैट्रिक्स, तो रैंक जीरो हो जाएगा। ओके सर। जैसे 1x1 जो है ऐसे कितने सब मैट्रिक्स होंगे इसके? 1x1 के कल कैलकुलेट किया था ना, 9 होंगे। तो 1x1 के भी 9 होंगे, मतलब बेसिकली 9 एलिमेंट्स होंगे। कोई एक भी अगर नॉन जीरो चला आता है तो रैंक 1। सारे नॉन जीरो होने जरूरी नहीं है, 1x1 के 9 सब मैट्रिसेस होंगे, कोई एक भी अगर नॉन जीरो चला आता है तो रैंक 1। अगर सारे जीरो चले आते हैं तो रैंक 0। अब मुझे बताइए, सारे एलिमेंट जीरो आने का मतलब वो नल मैट्रिक्स है ना, हाँ तो सर। नल मैट्रिक्स का रैंक तो 0 ही होगा। ठीक है, सारा चेक करने का जरूरत नहीं है, एक भी अगर नॉन जीरो चला आता है तो वो इसका रैंक होगा। सर 3x3 में मैट्रिक्स है और हम उसमें 0 आ गया, उसके बाद हम 2x2 ले रहे हैं और पहले 2-3 माइनस चेक कर रहे हैं और उसमें हमारा 0 आ गया, ठीक है। और थर्ड में हम लोग देखे नहीं, हम लोग सोचे कि मतलब उसका रैंक तो 2 है, लेकिन लास्ट वाला अगर नॉन जीरो हुआ तो? वो तो बोला ना मैंने, मैट्रिक्स देकर अभी सभी एग्जांपल लेंगे ना, मैट्रिक्स देकर आपको समझ में आएगा कि कौन से 2x2 में नॉन जीरो आ सकता है। 2x2 में डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना तो आसान है ना। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो आपको मैट्रिक्स का एलिमेंट देख के आइडिया लग जाएगा कि इस 2x2 में नॉन जीरो आएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए ऐसा ये दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, दोनों 3x3 मैट्रिसेस हैं। तो पहले जो ए मैट्रिक्स है उसके कोरिस्पोंडिंग कैलकुलेशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं 3x3 सब मैट्रिक्स से। तो 3x3 सब मैट्रिक्स मतलब एंटायर मैट्रिक्स 1 0 1 2 1 2 and third row is 1 0 minus 1. Please calculate the determinant. 0 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है, -2 आ रहा है। -2। Anyone else? -2 आ रहा है? Yes, sir. -2. Yes, sir. -2 आ रहा रैंक है। 3 होगा। तो बेसिकली नॉन जीरो आ रहा है। तो इसका जो 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 सब मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? 3। रैंक को ऐसे लिखा जाता है 3। रैंक इज 3। 2x2 चेक करने का जरूरत ही नहीं है, 2x2 1x1, 3x3 में ही नॉन जीरो चला है। ऐसे ही जो सेकंड मैट्रिक्स है बी, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कीजिए, ये 0 है। यस सर 0 है। हाँ सर 0 ही है। डिटरमिनेंट 0 है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 तो नहीं हो सकता, 3 से कम होगा। तो रैंक ऑफ बी विल बी लेस देन 3। 2 होगा सर। 3 तो 3x3 में 0 आ गया तो रैंक 3 से कम होगा। तो नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? 2x2। अब 2x2 में 9 सब मैट्रिसेस आएंगी। जैसा मैं बोला था 2x2 देख के आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा 2x2 चूज करते हैं। देखिए अगर आपने ये 2x2 चूज किया, डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन जीरो है? नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो। या अगर आपने ये चूज ना करके ये चूज किया, कितना होगा? नॉन जीरो 0 नॉन जीरो। 0. नॉन जीरो। तो जो 2x2 सब मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया। किसी एक का नॉन जीरो आएगा तभी चलेगा, ऐसा नहीं है सबका नॉन जीरो आना चाहिए। हमें तो 2 मिल गए, नॉन जीरो आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है? नॉन जीरो। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? 2. 1x1 में जाने का जरूरत ही नहीं है। तो पहले 3x3 चेक करेंगे, 0 आ गया तब 2x2 चेक करेंगे। अगर 3x3 में नॉन जीरो आ गया तो उसका रैंक 3 होगा।
और 2 क्रॉस 2 में सारा चेक करने का जरूरत नहीं है, किसी एक का डिटर्मिनेंट भी अगर नॉन जीरो चला आता है तो रैंक 2 है। और ये तो आप आई थिंक मैट्रिक्स देखो तो आइडिया लगा सकते हैं ना किसमें नॉन जीरो आएगा, ये इतना मुश्किल तो है नहीं 2 क्रॉस 2 के केस में। क्लियर एग्जांपल एवरीवन? नाउ ये जो हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डिस्कस किया, उसका एक मेथड बताया जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को हम एक दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। रैंक जो नंबर है 2, 3, 4 जो भी आए, रैंक जो नंबर हम कैलकुलेट करते हैं वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वही हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, रैंक ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ linearly independent rows और columns of the matrix। जो स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रैंक ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। रोज और कॉलम्स बेसिकली ये दोनों इक्वली होंगे, इधर आप रोज चेक करो या कॉलम्स चेक करो। जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं उसी को मैट्रिक्स का रैंक बोला जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे 3 मैट्रिसेस लिखे गए हैं, देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स, ये तो अभी लास्ट स्लाइड में हमने इसका रैंक कैलकुलेट किया था। आप मुझे बताइए इसके रोज के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? जो रोज है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये 2 रो ऐड करने पे थर्ड रो आ रहा है या 2 रो सब एक से दूसरा सब्ट्रैक्ट करने पे तीसरा रो आ रहा है, ऐसा कुछ है रिलेशन? सेकंड सब्ट्रैक्ट थर्ड करने से आ रहा है सर, और third मतलब में। फर्स्ट से सेकंड सब्ट्रैक्ट करने से थर्ड आ रहा है। जो R3 है उसको आप लिख सकते हो R1 माइनस R2। फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो कीजिए एलिमेंट बाय एलिमेंट, थर्ड रो आ जाएगा। देखिए 1 माइनस ऑफ माइनस 2 3, 0 माइनस ऑफ माइनस 3 3, 1 माइनस 1 0। फर्स्ट रो से अगर आप सेकंड रो माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलर टाइप का रिलेशन देखिए कॉलम्स के लिए भी है। थर्ड कॉलम इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अब मुझे बताइए अगर हम सिर्फ रो की बात करें, रो और कॉलम है, रो की अगर हम बात करते हैं, R3 इक्वल टू R1 माइनस R2 ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो इसमें कितने रोज इंडिपेंडेंट है? 2। बिकॉज अब देखिए जो R3 है वो R1 R2 पे डिपेंड करता है ना। जो R3 है इट इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन R1 R2, तो R1 R2 इंडिपेंडेंट है, R3 उस पर डिपेंड करता है। सिमिलरली कॉलम्स की अगर हम बात करें, C1 C2 इंडिपेंडेंट है, C3 C1 C2 के ऊपर लीनियरली डिपेंड करता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं R1 जो है R2 प्लस R3 होगा क्या? एक ही तो बात है, इसको तो लिख ही सकते हैं ना R1 इक्वल टू R2 प्लस R3, बात तो एक ही हुआ। सर पर अगर इसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो सर तब हम बोलने में भी तो चेंज नहीं आएगा कि वो लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं फिर एक दूसरे पे, तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। टोटल नंबर जो है एक दूसरे पे डिपेंड करने का मतलब कोई एक तो इंडिपेंडेंट होगा ना, कोई मतलब कुछ तो इंडिपेंडेंट होगा। जैसे अगर हम R2 को इधर लेके जाते हैं तो क्या होगा, R1 इक्वल टू R2 प्लस R3, तब R2 R3 इंडिपेंडेंट है, R1 उन पे डिपेंड करता है, दो तो इंडिपेंडेंट ही होंगे ना। हाँ सर। आप रिलेशन को कैसे भी लिखो, दो इंडिपेंडेंट होंगे और तीसरा उस पर डिपेंड करेगा। तो 2 इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। अब चेक करके देखो यहाँ पे R1 और R2 के बीच में कोई रिलेशन है क्या? R1 R2 के बीच में नहीं है सर।
R1 R2 के बीच में नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, बट R3 जो है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब लीनियरली डिपेंड कर रहा है। बेसिकली हमने क्या लिखा है, R3 इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2। जो R3 है वो R1 R2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, C3 जो है वो C3 C1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इस केस में मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 2। और अभी हमने कुछ देर पहले कैलकुलेट भी किया था, ये लास्ट स्लाइड में जो बी मैट्रिक्स था वो यही था। इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है। ऐसे सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड जो मैट्रिक्स है इसके रोज के बीच में कोई रिलेशन है? R3 goes to R1 plus 2R2. R3 is equal to बिल्कुल, R3 इज इक्वल टू R1 प्लस 2R2। यहां पर भी R3 को आप R1 R2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। R3 को आप R1 R2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। और अगर आप कॉलम्स की बात करें, C1 C3 के इक्वल है। राइट, C3 इज इक्वल टू C1 और C2 में कोई ऐसा रिलेशन है नहीं C2 के साथ C1 C3 का। तो बताइए इस केस में कितने इंडिपेंडेंट रोज हैं और कितने इंडिपेंडेंट Two. कॉलम्स हैं? 2. इंडिपेंडेंट कॉलम भी 2 है, 2 है ना। जैसे C2 में तो कुछ रिलेशन नहीं, C2 एक है और C3 C1 के फॉर्म में लिखा गया है, तो C1 इंडिपेंडेंट है, C2 इंडिपेंडेंट है, C3 C1 पे डिपेंड करता है। C2 के साथ कोई रिलेशन तो है ही नहीं, C2 तो इंडिपेंडेंट है। तो 2 इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। ये चीज ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ना ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स ऑलवेज इक्वल आएंगे, ऑलवेज। स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर के लिए नहीं आ सकता, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जितने इंडिपेंडेंट रोज हैं उतने ही इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे। तो सेकेंड मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 2। 2 इंडिपेंडेंट रोज, 2 इंडिपेंडेंट कॉलम्स। लास्ट वन सी। R1 plus R2. R2 is equal to 2R1. R2 इक्वल टू 2R1 और कोई रिलेशन? सर R3 is equal to R1 plus R2. R1 plus R2. R3 इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, और ये 3R1 भी तो And है। C3 equal to C1 plus C2. बिल्कुल। C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इंडिपेंडेंट कितने हैं? 2. 2 हो गए सर। 2. इंडिपेंडेंट एक ही है, सर इसको भी तो 3 into R1 लिख सकते हैं ना। इसीलिए बोला ना इंडिपेंडेंट एक ही है। जो R2 है, अब देखिए जो R2 है वो क्या 2 टाइम्स ऑफ R1 नहीं है? हाँ सर। तो अल्टीमेटली ये R3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3R1। और जो C2 है, C2 इक्वल टू 2C1 नहीं है? यस सर। हाँ सर। ये अल्टीमेटली आ जाएगा 3C1। तो आप नोटिस करो यहां पर जो R2 है, R2 R1 पे डिपेंड कर रहा है और R3 जो है वो भी R1 पे डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट रोज कितने हैं? एक ही। एक ही तो है, R1। जो R2 और R3 है वो तो R1 पे डिपेंड करता है, R3 भी R1 पे डिपेंड करता है, R2 भी R1 पे डिपेंड करता है। सिमिलरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने हैं? 1। C2 C1 पे डिपेंड करता है, C3 भी C1 पे डिपेंड करता है, तो एक ही इंडिपेंडेंट है, C1। तो इन दिस केस ओनली 1 इंडिपेंडेंट रो और कॉलम। तो इसमें मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 1. 1।
तो ये भी एक तरीका है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का, कितने इंडिपेंडेंट रोज और कितने इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। पहले एक तरीका बताया गया, ये भी एक तरीका है, बट इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा रोज और कॉलम्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे थे, नॉन जीरो आया तो वही रैंक हो जाएगा, जीरो आया तो नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। तो पहले जो मेथड बताया गया उसमें हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट रोज और इंडिपेंडेंट कॉलम्स कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आपको ये रिलेशन पता करना पड़ेगा रोज और कॉलम्स को देख के। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है रैंक कैलकुलेट करने का। एग्जांपल्स क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। So some important points about rank of a matrix. First one, rank of a matrix and its transpose are always same. किसी भी मैट्रिक्स का रैंक और उसके ट्रांसपोज का जो रैंक है वो ऑलवेज इक्वल होता है, इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर को ए का रैंक पता है तो ए ट्रांसपोज का रैंक आप डायरेक्ट बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, रैंक ऑफ ए नल मैट्रिक्स इज जीरो। जो नल मैट्रिक्स है उसका रैंक जीरो है। अब नल मैट्रिक्स का मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जितने भी एलिमेंट्स है सारे क्या हैं, जीरो हैं, तो उसका रैंक भी कितना होगा, जीरो। तो ध्यान रखिए किसी क्वेश्चन में अगर ये स्टेटमेंट मेंशन किया रहता है जो मैट्रिक्स का रैंक जीरो है, इसका मतलब वो नल मैट्रिक्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता। नल मैट्रिक्स का रैंक ही जीरो होता है और किसी मैट्रिक्स का रैंक जीरो नहीं होता। तो अगर रैंक जीरो दिया गया है इसका मतलब वो नल मैट्रिक्स ही होगा। किसी भी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स हो, रैंक जीरो है मतलब वो नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है। थर्ड पॉइंट, रैंक ऑफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो। जैसे नल मैट्रिक्स में क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब है एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन। तो उसको हम बोलेंगे नॉन जीरो मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन या वन से ज्यादा होगा। इसका रैंक कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज जीरो रैंक सिर्फ किसके लिए आ सकता है, नल मैट्रिक्स के लिए। नल मैट्रिक्स के अलावा और किसी मैट्रिक्स के लिए रैंक जीरो नहीं आ सकता। तो नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक ऑलवेज वन या वन से ज्यादा ही होगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किया है। फोर्थ पॉइंट, रैंक ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। नॉन जीरो, तो डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और उसके लिए रैंक विल बी इक्वल टू इट्स ऑर्डर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है एंड उसका रैंक उसके ऑर्डर के साथ इक्वल होगा। बिकॉज डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो क्या आपको स्टेप 2 स्टेप 3 कैलकुलेट करने का जरूरत है? डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया नहीं सर, जरूरत ही नहीं है। जैसा अभी कुछ देर पहले देखिए ये जो स्टेप्स बताए गए थे, ये 3x3 मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है 3। हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं 3x3 से। अगर 3x3 में ही डिटर्मिनेंट नॉन जीरो चला आए तो उसका रैंक तो 3 होता है ना। तो जो उसका ऑर्डर है
वही उसका रैंक है। ये कब पॉसिबल है? जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो चला आए। तो ये जो केस यहाँ पे लिखा गया था, ये कब आएगा? व्हेन ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 है और रैंक भी 3 है, तो ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए मैट्रिक्स का रैंक और मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होता है। बाकी कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट स्टेप में ही नॉन जीरो चला आएगा। ओके, तो यही फोर्थ पॉइंट है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का रैंक और उसका ऑर्डर इक्वल होगा। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा देखिए, रैंक ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0। तो रैंक ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स इज लेस देन इट्स ऑर्डर। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो रैंक होगा वो ऑर्डर से ऑलवेज कम होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए रैंक इज ऑलवेज लेस देन ऑर्डर। डिटर्मिनेंट तो 0 होगा इस केस में, तो इक्वल टू n तो नहीं आ सकता, लेस देन n आएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स का रैंक कभी भी उसके ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी हमने बताया जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है तो उसके 3 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। अगर मैट्रिक्स के 3 रोज हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। अगर नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो इंडिपेंडेंट कॉलम 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। इसलिए मैट्रिक्स का रैंक कभी मैट्रिक्स के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। बिकॉज मैट्रिक्स का रैंक किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम से रिलेटेड है। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कभी भी एक्चुअल नंबर ऑफ रोज से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 3 ही रोज है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 4 कॉलम्स हैं तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए रैंक कभी भी ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता, इक्वल टू ऑर्डर होगा या लेस देन ऑर्डर होगा। रैंक इक्वल टू ऑर्डर कब होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। रैंक लेस देन ऑर्डर कब होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। और रैंक इक्वल टू 0 कब होता है, नल मैट्रिक्स के लिए। ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का जो रैंक होगा, सपोज आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, आपने उसका प्रोडक्ट किया ए बी, तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। उस मैट्रिक्स का रैंक इट शुड नॉट कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। प्रोडक्ट का जो रैंक होगा वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के रैंक से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब जो रैंक ऑफ ए बी है इट विल बी लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो ए बी का रैंक ए मैट्रिक्स के रैंक से ज्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली रैंक ऑफ ए बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ बी के साथ इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा ये जो लेस देन इक्वल टू ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, आइदर लेस देन होगा और इक्वल टू होगा। ठीक है, बट ए बी का रैंक ए के रैंक से ज्यादा नहीं हो सकता और बी के रैंक से भी ज्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, जो रैंक ऑफ ए बी है और रैंक ऑफ बी है, दोनों के लिए ट्रू है ये। रैंक ऑफ ए बी विल बी
लेस देन और इक्वल टू minimum of rank of A and rank of B. इन दोनों रिलेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, जो ए बी का रैंक होगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। Rank of AB is less than or equal to minimum of rank of A, rank of B. मिनिमम यहाँ पे क्यों लिया गया है इन दोनों के रैंक का? बिकॉज जो AB का रैंक है वो रैंक ऑफ A से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और रैंक ऑफ B से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां पे मिनिमम लिया गया है। इसका मतलब अगर आपको कहीं पे ये दिया रहता है रैंक ऑफ A is 4 and rank of B is 3, दो मैट्रिसेस हैं ए बी, एक का रैंक 3 है एक का रैंक 4। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रैंक फॉर ए बी? Less than 3. Less than equal to 3. The rank of AB will be less than equal to minimum of rank A and rank B. तो rank A और rank B 4 and 3, उसका minimum 3। तो rank of AB maximum 3 हो सकता है या 3 से कम होगा, वो तो AB का मतलब एलिमेंट्स क्या है उन पे भी डिपेंड करेगा, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ऑब्वियसली इसने अभी क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई पूछता है, ये ए बी जो है मतलब ये ए बी पॉसिबल है, ये मतलब ए और बी का ऑर्डर ऐसा नहीं होना चाहिए जो ए बी पॉसिबल ही ना हो। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तब ये प्रॉपर्टी वैलिड है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, सपोज ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसा है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, तब इस प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है, तब इस प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तभी ये रैंक का प्रॉपर्टी वैलिड है। किसी ने अभी क्वेश्चन किया है से ए का रैंक अगर सब ए का ऑर्डर है 4x4 और बी का ऑर्डर है 3x4, इसमें कैसे प्रॉपर्टी वैलिड होगा? आप मुझे बताइए, इसमें क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ए बी? नहीं सर, इसमें तो ए बी पॉसिबल ही नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करने में कुछ रूल होते हैं। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इन दैट केस ये प्रॉपर्टी वैलिड है। अभी तक हमने कहीं पे भी अगर प्रोडक्ट की बात की है ना, ये प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई रैंक है, प्रोडक्ट जो है उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है, उसका मतलब वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तभी वो प्रॉपर्टी ट्रू है। प्रोडक्ट ही अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो प्रॉपर्टी ट्रू कैसे होगा? ठीक है, ठीक है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। किसी ने क्वेश्चन किया है दिस प्रॉपर्टीज आर ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ ये जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वाला पॉइंट है और सिंगुलर मैट्रिक्स वाला पॉइंट है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये मेंशन कर देता हूं मैं, बाकियों में जरूरी नहीं है। बिकॉज आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा, जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर ही होता है जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है उसमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, बाकियों में स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है।
ठीक है। बाकियों में स्क्वायर, रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है। एनी अदर क्वेश्चन? सर वो ए होगा ना? क्या सही? ओ डिटर्मिनेंट, राइट राइट राइट, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, बिल्कुल बिल्कुल सही। किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है ये ए बी और बी ए इनका रैंक क्या इक्वल होगा? बिकॉज जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की, प्रोडक्ट मतलब तो ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है ना। जो प्रोडक्ट है वो ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है। तो क्या दोनों का रैंक इक्वल होगा? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है दोनों के लिए ट्रू है। जैसे मैंने यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी लिखा है, जो रैंक ऑफ ए बी विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस। रैंक ऑफ बी ए जो है वो भी इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा जो रैंक ऑफ बी ए है। लेकिन रैंक ऑफ ए बी एंड रैंक ऑफ बी ए इक्वल होना जरूरी नहीं है, वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। ए बी एंड बी ए का रैंक इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इक्वल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो रैंक ऑफ ए बी एंड रैंक ऑफ बी ए दोनों इक्वल है। इट मे बी और मे नॉट बी ट्रू। This relation is not always true. ठीक है, बट रैंक ऑफ बी ए जो होगा, इक्वल हो या ना हो, रैंक ऑफ बी ए भी इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। और दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो आई थिंक क्लियर है एवरीवन। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्लीज ट्राई दिस। ये डीपीपी शीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है V इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ डायमेंशन 3x1। देखिए इसका मतलब यह है, जो नॉन जीरो वेक्टर मतलब वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब यही। डायमेंशन 3x1 का मतलब क्या है? वेक्टर को हम कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वेक्टर है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका डायमेंशन दिया गया है 3x1। तो वेक्टर को हम कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उस कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है 3x1। तो V सपोज अज्यूम करते हैं नॉन जीरो वेक्टर है, तो कॉलम मैट्रिक्स A1 A2 A3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं डिस्कस करूंगा। पहले एक मेथड डिस्कस कर लूं। V सपोज ये है, तो जो मैट्रिक्स का रैंक पूछा गया है A इज इक्वल टू V इंटू V ट्रांसपोज। तो V इज दिस कॉलम मैट्रिक्स A1 A2 A3। तो V ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स। एलिमेंट सेम ही होंगे, A1 A2 A3 ट्रांसपोज है, तो ये आएगा।
तो इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो क्या एक 3x3 मैट्रिक्स नहीं आएगा? चेक कीजिए। यस सर 3x3 सर आएगा। 3x3 आ जाएगा। इट विल बी क्या क्या होगा? a1 स्क्वायर a1 a2 a1 a3 then second row a2 a1 a2 a3 sorry a2 A2 square a2 a3 and third row a3 a1 a3 a2 a3 स्क्वायर। इस मैट्रिक्स का रैंक पूछा गया है। एक तो तरीका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके चेक करते रहो, दूसरा तरीका है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इनके रोज और कॉलम्स के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। चेक कीजिए, इनके रोज और कॉलम्स के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन है। रोज के बीच में चेक कीजिए, कॉलम्स तो अपने आप ही पता चल जाएगा। एक बार नेट एग्जामिनेशन में इसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पूछा गया, आई थिंक 2019 में इसी मैट्रिक्स का 19 या 20 में इसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पूछा गया था। इसका रैंक कितना? एनीवन? सर 1। इसका रैंक 1 है। अगर आप चेक करके देखें जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो को आप लिख सकते हो a2 by a1 इंटू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को a2 by a1 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड रो आ जाएगा। एंड r3 इज इक्वल टू थर्ड रो इज इक्वल टू a3 by a1 इंटू फर्स्ट रो। तो इसमें इंडिपेंडेंट रोज कितने हुए? एक 1 r1। जो r2 और r3 है वो तो r1 पे डिपेंड करता है, तो 1 इंडिपेंडेंट रो। सर तो इसका रैंक क्या होगा? सर हम इसको डायरेक्टली भी तो कह सकते थे सर, V3x1 का स्क्वायर मैट्रिक्स तो सर 1 बनेगा और प्रोडक्ट का जो रैंक होता है वो किसी भी मैट्रिक्स से बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल 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 वही सेकंड मेथड है। बिल्कुल इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 1 है बिकॉज एक ही इंडिपेंडेंट रोज है। सर एग्जांपल से करें तो जैसे 1 2 3 लेके हाँ कर सकते हैं, बट मैं इस बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इन जनरल a1 a2 a3 मान लिया है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, आप मैट्रिक्स से लिख लो, फिर इंडिपेंडेंट रोज एक आ गए तो रैंक 1 होगा। दूसरा तरीका है, अभी जो कुछ देर पहले 6 प्रॉपर्टी बताया गया ना, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो रैंक है वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के रैंक से ज्यादा नहीं हो सकता। उस क्वेश्चन से, उस मेथड से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड है, यहां पे बेसिकली दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है ए और ए ट्रांसपोज। बोला गया था वो जो प्रॉपर्टी होता है 6 प्रॉपर्टी, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू है। जो वी मैट्रिक्स है, वी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x1 और नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो बताइए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? रैंक का मतलब होता है स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैविंग नॉन जीरो डिटरमिनेंट। 1 ही तो हो सकता है। 3x1 में लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या आ सकता है? 1x1। 2x2 3x3 तो आ ही नहीं सकता, 1x1 ही आ सकता है, इसका रैंक 1 होगा। अगर आप V ट्रांसपोज कैलकुलेट करें तो ये होगा 1x3, रो मैट्रिक्स बन जाता है। V ट्रांसपोज का भी रैंक कितना होगा? 1 ही होगा, बस 1x1 स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है इस केस में। तो V ट्रांसपोज का रैंक भी 1। और अभी हमने कुछ देर पहले प्रॉपर्टी भी पढ़ा, V और V ट्रांसपोज का रैंक सेम होता है ना। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करें,
रैंक ऑफ ए जो पूछा गया है, दैट मीन्स रैंक ऑफ वी ट्रांसपोज, it will be less than or equal to minimum of rank of V and rank of V transpose. दोनों का रैंक 1 है तो ये मिनिमम वैल्यू भी कितना होगा? 1 नहीं होगा। 1 ही होगा। 1 ही होगा। तो लेस देन इक्वल टू 1। अब लेस देन इक्वल टू 1 मतलब पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 0 और 1। 0 और 1। 0 क्या हो सकता है? नल मैट्रिक्स होगा 0 तो। 0 तो 0 सिर्फ नल मैट्रिक्स के लिए होता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है 1। और ये नल मैट्रिक्स तो नहीं है, क्वेश्चन में नॉन जीरो वेक्टर बोल दिया गया है। तो लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, बट ये नल मैट्रिक्स तो नहीं है, तो 0 रैंक तो नहीं होगा। इट इज नॉट ए नल मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो रैंक 0 नहीं हो सकता। तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। आई थिंक क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस। बैक स्लाइड। ये भी डीपीपी शीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 3x3 मैट्रिक्स है, इस वन। इसमें ए बी सी कुछ एलिमेंट्स हैं, ए बी सी बीइंग ऑल रियल। इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है, देन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एबीसी के बारे में? 3x3 मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का रैंक भी 3 है। इस इंफॉर्मेशन से आप क्या समझ सकते हैं? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब किस टाइप का मैट्रिक्स है ये? सिंगुलर, नॉन सिंगुलर? नॉन नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। बस नॉन सिंगुलर के लिए ही रैंक और ऑर्डर इक्वल आता है। तो ये अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो। तो आपको यही चेक करना है किस कंडीशन में इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, और वहीं से आपको एबीसी के बारे में आइडिया मिल जाएगा, ये एबीसी किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉन जीरो। So 1 1 1 first row, second row A B C, third row A cube B cube C cube। ये जो डिटर्मिनेंट है ये नॉन जीरो आना चाहिए। तो पहले कैलकुलेट करते डिटर्मिनेंट क्या होगा, फिर देखेंगे नॉन जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है। ये नॉन जीरो होना चाहिए ना। अगर आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट अगर ब्रेक कर देते हैं, से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तब तो एक मतलब ऐसा एक्सप्रेशन चला आएगा जहां से रिजल्ट बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस टाइप के जो फॉर्मेट्स होते हैं डिटर्मिनेंट के, कैलकुलेट करने के कुछ टेक्निक्स होते थे, स्कूल लेवल में पढ़ते थे। स्कूल में जब डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाता है, इस टाइप के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने का टेक्निक होता था। फर्स्ट रो में तीनों वन है, 1 1 1, या अगर कॉलम में रहता 1 1 1, तो एक टेक्निक यूज करते हैं, याद है किसी को? C2 - C1, C2 - C1, C3 - C1।
बिल्कुल 2 को 0 बनाएंगे। 3 एक ही रो में अगर तीनों 1 है, अगर ये कॉलम में भी होता 1 1 1, तो एक रो या एक कॉलम में सारे एलिमेंट अगर 1 1 1 है तो इनमें से 2 को 0 बनाएंगे और एक को एज इट इज रखेंगे। इनमें से 2 को 0 बनाना है। तो जैसे बताया किसी ने C3 माइनस C1 C2 माइनस C1, अगर आप ये अप्लाई करते हैं सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम माइनस कीजिए C2 माइनस C1, थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम माइनस कीजिए अब देखिए क्या आ रहा है। These are elementary operations of matrices। ये जो ऑपरेशंस है एलिमेंट्री ऑपरेशंस है। अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते हैं डिटर्मिनेंट में कोई चेंज तो होता नहीं है, डिटर्मिनेंट सेम रहता है। ये होगा फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1a क्यूब, सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम माइनस कीजिए 0 b माइनस a b क्यूब माइनस a क्यूब, थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम माइनस कीजिए 0 c माइनस a c क्यूब माइनस a क्यूब। तो हमने सेकेंड और थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दिया, आ जाएगा। क्योंकि फायदा ये हुआ इसमें 3 1 थे उसमें 2 0 बन गए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। नाउ मैट्रिसेस में हम जब कॉमन लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं, जब मैट्रिसेस से कॉमन लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं। लेकिन जब डिटर्मिनेंट में कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। ठीक है, मतलब पूरे, जैसे डिटर्मिनेंट को जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट को जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होता है, पूरे में नहीं। तो कॉमन लेने के टाइम पे भी एक रो एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। जैसे आप देखिए सेकंड कॉलम, इससे क्या कॉमन जा रहा है b माइनस a, b माइनस से, और थर्ड कॉलम से C माइनस c माइनस से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में हम एक पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो सेकंड कॉलम से b माइनस a कॉमन लिया, थर्ड कॉलम से c माइनस a। तो देखते हैं रिमेनिंग पार्ट क्या है। फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा 1a क्यूब, सेकंड कॉलम 0 1 दैट b स्क्वायर प्लस ba प्लस a स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। और थर्ड कॉलम से c माइनस से कॉमन लेंगे तो 0 1 c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। नाउ डिटर्मिनेंट ब्रेक कीजिए। इससे फायदा क्या होगा, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा ना वो फैक्टर्स के फॉर्म में आएगा, तो कंडीशन पता करने में फायदा होगा। अगर आपने फर्स्ट स्टेप में ही डिटर्मिनेंट ब्रेक कर दिया होता तो फैक्टर्स के फॉर्म में लाना थोड़ा मुश्किल है, तो कंडीशन पता करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने ये टेक्निक यूज किया। तो b माइनस c b माइनस a इंटू c माइनस a, और यहां पे डिटर्मिनेंट को अगर आप ब्रेक करें तो देखिए क्या आएगा 1 इंटू बेसिकली होगा c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल कर जाएगा। देखिए डिटर्मिनेंट ब्रेक कीजिए, ये टर्म आ जाएगा, ये पूरा नॉन जीरो होना चाहिए। इसको फैक्टराइज कीजिए, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म एज इट इज, थर्ड टर्म को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो यह आ जाएगा c माइनस b इंटू c प्लस b प्लस a। जस्ट हमने इस स्टेप में इसको फैक्टराइज किया, इसको फैक्टराइज कीजिए। तो गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये आ गया, और ये सिंस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए।
तो आप यहाँ पे चेक करो, b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस बी, c प्लस बी प्लस ए, 4 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है जो नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इन 4 फैक्टर्स में से कोई एक भी अगर जीरो बन जाता है, इन 4 फैक्टर्स में से कोई एक भी अगर जीरो बन जाता है तो ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? जीरो। बट होना क्या चाहिए? नॉन जीरो। और नॉन जीरो होने का मतलब इन 4 फैक्टर्स में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, बस कोई एक भी अगर जीरो बन जाता है तो प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा। तो चारों को नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां से देखिए आप लिख सकते हैं ऑल 4 फैक्टर्स शुड बी नॉन जीरो। तो b माइनस ए नॉन जीरो होना चाहिए, राइट? एबीसी शुड बी डिफरेंट। यहां से आ जाएगा a इज नॉट इक्वल टू b, c minus a, it should be non-zero. That means c is not equal to a, and c minus b is not equal to 0. That means, sorry, c equal not equal to a. c is not equal to b. और फोर्थ फैक्टर क्या है? a प्लस बी प्लस सी, जो नॉन जीरो होना चाहिए। कोई भी फैक्टर जीरो नहीं होगा, एक भी अगर जीरो होगा डिटर्मिनेंट जीरो चला आएगा, बट डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां से आई थिंक क्लियर है, ए बी सी डिफरेंट होना चाहिए तीनों, कोई भी दो इक्वल होगा तो नहीं चलेगा। तो ए बी सी आर डिफरेंट, and a plus b plus c should be non-zero. ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, ए बी सी डिफरेंट होना चाहिए और a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो होना चाहिए, तब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो रैंक और ऑर्डर इक्वल होगा। ऑर्डर 3 है तो रैंक भी 3 होगा। मैंने डिटर्मिनेंट क्या लिखा पहले? नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो। इस स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। आई थिंक क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट हम ये जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है इसके कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑब्वियसली बी एंड डी, बी एंड डी दोनों करेक्ट, बी एंड डी। a plus b plus c non-zero and a b c are all different. So मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। So नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, दो चीजें डिस्कस करेंगे, दोनों में रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का ही यूज है, इसका एप्लीकेशन पार्ट है ये। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस एंड सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, इनका सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है? सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन of the system of simultaneous linear non-homogeneous equation. So we have a system of
साइमल्टेनियस लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इनके सॉल्यूशन का नेचर। सॉल्यूशन का नेचर मतलब हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। एंड सेकंड पॉइंट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन है या मोर देन वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। सेकंड, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन और मोर देन वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ये चेक करेंगे बेसिकली। ओके, तो सपोज वी हैव ए सिस्टम ऑफ n linear non-homogeneous equations with n unknown variables। तब देख सकते हैं this is a system of n linear non-homogeneous equations with n unknown variables। n non-homogeneous equations, n unknown variables। इनमें x1 x2 जो है वो unknown variables हैं, जो n unknown variable बोला गया। x1, x2, x3 up to xn, these are unknown variables। नॉर्मली हम इन इक्वेशन को सॉल्व करके ये अननोन वेरिएबल ही कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा, उसमें नहीं जा रहे। हम देख रहे हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ये चेक करें। ठीक है, बाकी जो है वो सारा कांस्टेंट है। a11, a12, a1n, a21, a22 सारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं। b1, b2, bn ऑल आर कांस्टेंट्स। x1, x2, xn जो है वो अननोन वेरिएबल्स है। ओके, नाउ ये जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने स्कूल लेवल में जो मैट्रिसेस पढ़ा था वहां पे भी देखा होगा, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। इन इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्कूल लेवल में देखा जाता है। इन इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, तो इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं। ए एक्स बी क्या मैट्रिक्स है, जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए को बोला जाता है, जो कैपिटल ए है उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो कोएफिशिएंट्स हैं a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, जो कोएफिशिएंट्स है लेफ्ट हैंड साइड में, उनसे जो मैट्रिक्स बनेगा वो है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए इज नोन एज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। जो अननोन वेरिएबल्स हैं x1, x2, उनका जो कोएफिशिएंट है a11, a12, उससे ये मैट्रिक्स बनेगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बता सकता है कोई? n cross n क्रॉस n, बिल्कुल, n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल। तो जो अननोन वेरिएबल्स हैं x1, x2, उनका जो कोएफिशिएंट है उससे a मैट्रिक्स बनेगा। एंड जो अननोन वेरिएबल्स हैं x1, x2, xn, इनको लेके जो अननोन वेरिएबल्स है उनको लेके जो मैट्रिक्स बनेगा वो x है। और x क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो x एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर अननोन वेरिएबल्स x1, x2 ये रहेंगे। और राइट हैंड साइड में जो b है, कैपिटल B, इस कैपिटल B के अंदर b1, b2, b3, bn, और कैपिटल B भी क्या होगा? एक कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए, ये देखिए, ये a, x और b का फॉर्म है। a इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। x इसके अंदर अननोन वेरिएबल्स हैं x1, x2, ये कॉलम मैट्रिक्स है n क्रॉस 1। और राइट हैंड साइड में जो कैपिटल B है वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर b1, b2, b3 ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था दिस पार्ट, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड a x b
are these matrices. Okay. इसने यहाँ पे क्वेश्चन किया है चैट बॉक्स में, ये डिफरेंशिएशन ऑर्डर और सेम द नॉन होमोजीनियस क्यों? एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस है ना, जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस है, ये वाला जो पार्ट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस पढ़ते हैं, इससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस किस सेंस में बोला गया है, यहाँ पे हम डेरिवेटिव का ऑर्डर नहीं देखते, इसमें तो डेरिवेटिव है ही नहीं, इसमें डिफरेंशिएशन कहाँ पे है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी ना है, ये तो अलजेब्रिक इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ऑर्डर चेक करते हैं, बट ये तो अलजेब्रिक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी ना है। इसमें नॉन होमोजीनियस बोलने का, हाँ बताइए सर, इसमें तो बी पे डिपेंड करेगा ना सर? वो चेक करने का तरीका होता है, वो चेक करने का तरीका होता है। जैसे B1 B2, इस केस में B1 B2 नॉन जीरो है, इस केस में B1 B2 नॉन जीरो है, इसलिए इसको नॉन होमोजीनियस बोला जाता है। B1 B2 अगर जीरो हो गया तो ये होमोजीनियस बन जाएगा। बट नॉन होमोजीनियस किस सेंस में बोला जाता है? ये B1 B2 नॉन जीरो होना तो चेक करने का तरीका है, इसको नॉन होमोजीनियस इसलिए बोला जाता है, इसको जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिसेस के, तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं उसमें रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन भी होता है। इन इक्वेशंस को जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म के ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो ये इक्वेशन का फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है। फॉर्मेट चेंज होने का मतलब ये नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस में भी चेंज हो सकता है। मतलब ये राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, अगर आप रो ऑपरेशन करते हैं तो राइट हैंड साइड जीरो भी आ जा सकता है, मतलब ये होमोजीनियस में भी चेंज हो सकता है। तो ये इक्वेशन जो है अंडर रो ऑपरेशंस अपना फॉर्मेट चेंज करते हैं। जो होमोजीनियस इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे, वो होमोजीनियस इक्वेशंस अंडर रो ऑपरेशन अपना फॉर्मेट चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस है वो डिसाइड किया जाता है रो ऑपरेशंस में फॉर्मेट चेंज होता है कि नहीं होता है। जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है, इनका अगर आप रो ऑपरेशन करो, रो ऑपरेशन का मतलब अगर हम एग्जांपल मतलब बोले, रो ऑपरेशन का मतलब आपने रोज को इंटरचेंज कर दिया, या रोज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, या एक रो को दूसरे रो को से ऐड कर दिया, या एक रो को दूसरे रो से सब्ट्रैक्ट कर दिया। दीज आर रो ऑपरेशंस। तो दिस इक्वेशंस चेंजेस देयर फॉर्म अंडर रो ऑपरेशन। जो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, they do not change their form under row operation. Repeat कर रहा हूं, non homogeneous equations changes their form under row operation. Homogeneous equations does not change their form under row operation. ठीक है, बट सिंस हम यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा ये रो ऑपरेशन इनके बारे में डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है, because that is the part of mathematics syllabus. उनके लिए भी कुछ रख देते हैं, because वो तो यही चीज डिटेल्स में पढ़ते हैं, हम तो सिर्फ इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। हमारे लिए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? राइट हैंड साइड B1 B2 ये अगर नॉन जीरो है तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, और ये B1 B2 सारा अगर जीरो बन जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन। हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है। राइट हैंड साइड अगर सारा जीरो आ गया तो होमोजीनियस, नॉन जीरो आया तो नॉन होमोजीनियस। बट होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस जो है वो रो ऑपरेशन से डिसाइड किया जाता है। रो ऑपरेशन के बाद अगर फॉर्मेट चेंज हो गया तो नॉन होमोजीनियस, फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ तो होमोजीनियस। किसी ने क्वेश्चन किया है दिस इज सिमिलरली ट्रू फॉर कॉलम ऑपरेशन, ये कॉलम ऑपरेशन के लिए भी ट्रू है? नो, ये सिर्फ रो ऑपरेशन के बेसिस पे बताया जाता है। रो ऑपरेशन ये सिर्फ रो ऑपरेशन के बेसिस पे बताया जाता है, नॉट कॉलम ऑपरेशन। एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप एक चीज सोचो, ये जो एक इक्वेशन है, सपोज ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन की बात करते हैं। ये जो एक इक्वेशन है, इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं A11, A12, A1n,
ये कोएफिशिएंट एक रो में आएंगे या एक कॉलम में आएंगे? ये कोएफिशिएंट एक इक्वेशन रो में एक रो में में आएंगे ना, आएंगे। जैसे हमने देखा था। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है वो फर्स्ट रो में है, सेकंड इक्वेशन के सेकंड रो में, इसलिए हम यहाँ पे रो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन से हम डिसाइड नहीं करते, रो ऑपरेशन से, बिकॉज एक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स है a11 a12 वो एक सिंगल रो में आता है, इसलिए हम रो ऑपरेशन से डिसाइड कर रहे हैं। कॉलम ऑपरेशन से हम होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस नहीं बता। तो सर आपने एक बार एक्सप्लेन किया था जब आप वो पढ़ा रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने सर नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस का फिजिकल इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन किया था। सर इसमें भी कुछ होता है फिजिकल इंटरप्रिटेशन या जस्ट ये मतलब रो वाला ही है इसका रीजन? नहीं, रो एक मैथमेटिकल तरीका है, सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं। नॉर्मली जो होमोजेनियस इक्वेशंस है ना, उनका जो सॉल्यूशन है यू कैन से दे पास थ्रू द ओरिजिन। जो होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है नहीं ट्रिवियल हो या नॉन ट्रिवियल, जो होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन का सेट होता है ना, वो ऑलवेज ओरिजिन के थ्रू पास करता है, ऑलवेज, बिकॉज ट्रिवियल सॉल्यूशन है उसके अंदर। लेकिन जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन ओरिजिन के थ्रू पास नहीं करता। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बेसिस में भी आप ऐसे डिफर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, बट मैथमेटिक्स में नॉर्मली होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस रो ऑपरेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। हमें यहाँ पे जस्ट b1 b2 का वैल्यू देख के हम होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस बोल देते हैं। नाउ इक्वेशन को तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, a x b ये है। अब सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा वो डिसाइड कैसे करते हैं? वो डिसाइड करने के लिए एक नया मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज C। C बेसिकली कैसे फॉर्म होता है देखिए, C इज इक्वल टू, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो ऐसे डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब क्या है? C मैट्रिक्स को चेक कीजिए, C मैट्रिक्स में जो पहले n कॉलम्स हैं वो क्या A मैट्रिक्स के साथ सेम नहीं है? पहले n कॉलम्स, तो C मैट्रिक्स में जो पहले n कॉलम्स हैं दैट इज सेम एज मैट्रिक्स A। एक्स्ट्रा क्या यहां पर है? एक्स्ट्रा है B मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको एज ए न्यू कॉलम यहां पे लिखा गया है। तो ये जो नोटेशन मतलब ये A से लिखा गया, A बाई B इस फॉर्म में लिखा गया है, इसका मतलब ये पहले A मैट्रिक्स जितने भी एलिमेंट्स है सारे आ जाएंगे और एज ए न्यू कॉलम B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख देंगे। दिस इज नोन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा वो डिसाइड करने में इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ये मैट्रिक्स स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है? रेक्टेंगुलर। ऑर्डर क्या होगा? +1 and +1 n क्रॉस 1 n क्रॉस n प्लस 1। n प्लस 1 एक कॉलम एक्स्ट्रा आया है ना, यहाँ पे जो B है एक एक्स्ट्रा कॉलम आया है, तो एक्स्ट्रा कॉलम है तो नंबर ऑफ कॉलम n+1 हो जाएगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n+1। ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है A एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है C, इन दोनों का रैंक डिसाइड करता है सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A एंड रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स C, वही नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसकी बात की जा रही है। तो जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को
हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। जो बोला गया था, फर्स्ट पॉइंट हम चेक करते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इक्वेशन को कब हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। There will be no solution if rank of A is not equal to rank of C. Rank of A क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, and rank of C is augmented मैट्रिक्स। इन दोनों का रैंक अगर इक्वल नहीं है तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इक्वेशंस क्या है, इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करने का मतलब, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करने का मतलब, ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन थे ना। सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करने का मतलब है ये जो x1 x2 xn है, x1 x2 xn के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं करते। नो सॉल्यूशन का मतलब है x1 x2 x3 इनके कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं करते, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। अगर x1 x2 x3 के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है तब हम बोलेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो नो सॉल्यूशन का मतलब है x1 x2 के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सारे इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए बोला गया है नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये कब होगा, जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी इक्वल नहीं है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशन। सॉल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब x1 x2 के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सारे इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे, तब हम बोलेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशन। और सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी। consistent equation when rank of A is equal to rank of C. तो A और C का जो रैंक है ये डिसाइड करता है इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। दोनों का रैंक इक्वल है तो कंसिस्टेंट इक्वेशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। दोनों का रैंक इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है, इसमें भी दो पार्ट्स हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या मोर देन वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज है। यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, ये तो है ही, एंड बोथ विल बी इक्वल टू एन। एन क्या है, number of unknown variables। x1 x2 x3 number of unknown variables, तो n represents the number of unknown variables। तो यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, when rank of A and rank of C are equal and both are equal to n। n is the number of unknown variable। अगर 3 unknown variables है x y z तो दोनों का रैंक 3 आना चाहिए। अगर 4 unknown variables है तो दोनों का रैंक 4 आनी चाहिए। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, इफ रैंक ऑफ ए इज रैंक ऑफ सी, मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी इक्वल तो है बट बोथ आर लेस देन एन। दोनों का रैंक इक्वल तो होगा बट बोथ आर रैंक लेस देन एन। रैंक ऑफ ए भी लेस देन एन होगा, रैंक ऑफ सी भी लेस देन एन होगा। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी इक्वल है।
इफ बोथ आर इक्वल टू n तो यूनिक सॉल्यूशन, इफ बोथ आर लेस देन n इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। n क्या है? नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा वो समझ सकते हैं। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये क्लियर होगा मतलब कैसे इससे क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Please try this question. क्वेश्चन में एक सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन है और आप देख सकते हैं ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस है। B1, B2, B3 नॉन जीरो है। इट इज अ सेट ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस और इसमें अननोन वेरिएबल्स कितने हैं? 3 x y z, 3 अननोन वेरिएबल्स। तो n इज इक्वल टू 3। तो बोला गया है दिस सेट ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इफ a इज इक्वल टू। तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो ये स्मॉल a है अननोन पैरामीटर, जो z का कोएफिशिएंट है, इसका वैल्यू कितना है? तो बताइए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है ना, मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब है रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ c इक्वल है एंड बोथ शुड बी लेस देन n। और इस केस में n क्या है? 3। ये दोनों इक्वल तो हैं बट बोथ आर लेस देन 3। रैंक ऑफ a भी 3 से कम होगा, रैंक ऑफ c भी 3 से कम होगा। 3 इज द नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने का यही कंडीशन बताया गया। तो रैंक ऑफ a 3 से कम होना चाहिए। तब मुझे बताइए a जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। अगर हम लिखें a इज 1 1 1 a minus a 3 5 minus 3 a। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स है, इसका रैंक 3 से कम होना चाहिए। तो बताइए जो 3x3 सब मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा नॉन जीरो आएगा? 0। 3x3 मैट्रिक्स है और रैंक 3 से कम होना चाहिए बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो जो 3x3 डिटर्मिनेंट है ये 0 आना चाहिए। क्लियर है ना? डिटर्मिनेंट 0 क्यों होगा? ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई करके बताइए स्मॉल a का वैल्यू क्या क्या है। लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए। आई थिंक a का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वहां से a के 2 वैल्यूज आएंगे। प्लीज कैलकुलेट। क्या कह रहा है? +-3। +-3 नहीं, +-3 नहीं है। और कोई बताइए +-3 नहीं, 4-3 या -3 -4-3 ऐसा कुछ है। सर -3 4। ओके, इसको अगर तो मतलब इक्वेशन जो है वो ऐसा कुछ है 4-3। ठीक है, तो a का वैल्यू आएगा 4 और -3। अब यहाँ पे एक चीज बता दिया जाए, इस क्वेश्चन में जब आप रैंक ऑफ a चेक कर रहे हैं जो लेस देन 3 होना चाहिए,
तो ए के 2 वैल्यूज आ गए। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ए के एक ही वैल्यूज आएंगे, मतलब अभी आपने कैलकुलेट किया और ए का एक सिंगल वैल्यू आ गया। अगर ए का यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ जाता है ना, स्मॉल ए का, तो और कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, वही करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे ए का एक सिंगल वैल्यू आ जाता तो वही करेक्ट आंसर है। बट सिंस यहाँ पे ए के 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो रैंक ऑफ सी वाला पार्ट भी हमें चेक करना पड़ेगा, बिकॉज रैंक ऑफ ए भी लेस देन 3 होना चाहिए और रैंक ऑफ सी भी लेस देन 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक ही आंसर आता तो उस ऑप्शन को हम टिक कर देते, लेकिन सिंस यहाँ पे 2 पॉसिबल आंसर्स है, तो हो सकता है जब आप रैंक ऑफ सी चेक करो इनमें से कोई एक ही वैल्यू आ जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर यहाँ पे एक वैल्यू आ जाता वही आंसर है, बट 2 पॉसिबल वैल्यू है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ सी वाला पार्ट भी चेक करना पड़ेगा। और रैंक ऑफ सी भी क्या होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए। ठीक है, तो रैंक ऑफ सी शुड बी लेस देन। और ये हम इसलिए चेक कर रहे हैं बिकॉज सर पहले वाले कैलकुलेशन से। हाँ सर, किसी का माइक प्रॉब्लम आ रहा है। तो सिंस पहले वाले कैलकुलेशन में 2 वैल्यूज आए हैं, इसलिए हम सी का रैंक चेक कर रहे हैं, अदरवाइज सी चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो बताइए सी मैट्रिक्स क्या है? ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड तो क्या था, 1 1 1, देन a माइनस a 3, देन 5, क्या फिर क्या था, -3a माइनस 3a, और राइट हैंड साइड में क्या एलिमेंट्स हैं, 1 5 6 1 5 6। तो ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये 3x4 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका रैंक 3 से कम होना चाहिए। तो इसका रैंक 3 से कम होने का मतलब इसका लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या है, पहले बताइए। लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स 3x3, उसका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए, 0। तभी तो रैंक 3 से कम होगा। अगर 3x3 का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता तो रैंक 3 बोल देते, बट यहाँ पे 3 से कम आना चाहिए। तो 3x3 सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। क्लियर एवरीवन ये पॉइंट? ठीक है, अब बताइए इसके कितने 3x3 सब मैट्रिसेस होंगे? 3x3 सब मैट्रिक्स कितने होंगे? 3x3 4 होंगे ना? 4 होंगे सर, 4। बिकॉज एक कॉलम डिलीट करना है तो 4 3x3 होंगे। क्या सबका चेक करेंगे? नहीं सर। सर दो रो को लीनियरली डिपेंडेंट कर दें तो भी तो हो सकता है सर हमारा काम। ये पता थोड़ी ना है हमें, ए तो के 2 वैल्यूज है ना, तो दोनों पुट करके वो ज्यादा लंबा हो जाएगा मुझे लगता है। जी सर। इसमें 4 3x3 सब मैट्रिसेस आएंगे, चारों का चेक करेंगे, वो तो लेंथी प्रोसेस होगा। थोड़ा सोचिए, हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज दिए गए, हो सकता है जो ए का एक वैल्यू सेटिस्फाई करे। इसमें कौन सा कॉलम डिलीट करने पे ए का एक वैल्यू आ सकता है, मतलब लीनियर इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक नहीं। जैसे यहाँ पे 2 वैल्यूज क्यों आए थे, 2 वैल्यूज इसलिए आए थे बिकॉज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया था ना यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आता है तो ए का तो एक ही वैल्यू आएगा, तो कौन सा कॉलम डिलीट करने पे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आ सकता है? इन थर्ड कॉलम अगर आप डिलीट करते हैं तो जो रिमेनिंग 3x3 मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट को अगर आप 0 पुट करो, रिमेनिंग 1 1 1, a माइनस a 5 5 माइनस 3 6। हमने थर्ड कॉलम को क्यों डिलीट किया? बिकॉज ऑलरेडी ए के 2 वैल्यूज आ चुके हैं, और 2 वैल्यूज का मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। यहाँ पे भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चला आता है तो फायदा तो कुछ नहीं है, बिकॉज हमें चेक करना है एक वैल्यू की कैसे आ रहा है। तो हम ऐसा कॉलम डिलीट करेंगे सच दैट जो सब मैट्रिक्स होगा उससे एक लीनियर इक्वेशन आ जाए इन ए। तो आप यहाँ पे बताओ, इसको अगर आप डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हैं तो ए का एक लीनियर इक्वेशन आएगा और ए के वैल्यूज क्या आएंगे? प्लीज चेक इट।
सर ए का लीनियर इक्वेशन में 4 4 आ रहा है। हाँ सर। तो इसको सॉल्व कीजिए, ए का लीनियर इक्वेशन आएगा, वहां से आपको ए का वैल्यू पता चल जाएगा 4। इसका मतलब जब आपने रैंक ऑफ ए चेक किया तो ए के 2 पॉसिबल वैल्यूज थे, लेकिन जब आपने रैंक ऑफ सी चेक किया ए का एक ही वैल्यू आया, तो दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए ना। तो ए के किस कॉमन वैल्यू के लिए रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी दोनों पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, कॉमन वैल्यू कौन सा है? 4। यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 आया। इस कॉमन वैल्यू के लिए रैंक ऑफ ए भी लेस देन 3 होगा और रैंक ऑफ सी भी लेस देन 3 होगा, तो कॉमन वैल्यू 4 है। तो फाइनल आंसर इज ए इक्वल टू 4। अगर पहले स्टेप के कैलकुलेशन में ही ए का एक ही वैल्यू आ जाता तो ये सी का रैंक चेक करने का जरूरत ही नहीं था। पहले वाले कैलकुलेशन में 2 वैल्यूज आए हैं, इसलिए हम दूसरा स्टेप भी कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा स्टेप मतलब रैंक ऑफ सी भी चेक कर रहे हैं। तो ए इक्वल टू 4 के लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। Clear everyone? डी ऑप्शन जो भी कॉमन आएगा, बिकॉज दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। इसने क्वेश्चन किया है सेकेंड कॉलम का एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, अगर आप सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करो, सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करके देखो, फिर से ए स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर आ रहा है। अगर आपने सेकेंड कॉलम एलिमिनेट किया, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से 2 वैल्यूज आ जाएंगी। 2 वैल्यूज तो ऑलरेडी हमारे पास है, फिर से 2 वैल्यूज लाने का फायदा क्या है? तो अगर आपने सेकंड कॉलम डिलीट किया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, डिटर्मिनेंट में ए स्क्वायर चला आएगा। इसलिए हम क्वाड्रेटिक नहीं लाना चाहते, बिकॉज क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यूज आएंगे और 2 वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पहले से पता है, हमें तो एक वैल्यू चाहिए। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर ये इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना और नहीं करना, उसका मतलब क्या होता है? मतलब x1 x2 के एक कॉमन वैल्यू के लिए दोनों सेटिस्फाई करेंगे। मतलब साइमल्टेनियसली ना करने का मतलब एक करेगा एक नहीं करेगा, ऐसा। साइमल्टेनियसली मतलब दोनों सेटिस्फाई करेंगे जितने भी इक्वेशन है। सपोज आपने क्या किया, देखिए जैसे ये इक्वेशन, ये इन इक्वेशन है, आपने x1 x2 का एक ऐसा वैल्यू लिया, x1 x2 का एक ऐसा वैल्यू लिया जिसमें सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना बोलेंगे? नहीं। साइमल्टेनियसली मतलब x1 x2 के कॉमन एक वैल्यू के लिए सारे इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए। कोई अगर एक सेटिस्फाई करता है या 2 सेटिस्फाई करते हैं, बाकी नहीं करता, उसको हम नहीं बोलेंगे ये साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर। ठीक है? स्लाइड शो कर दीजिए। सर हाँ बताइए। सर ये जो सब मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट है ना, जब एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाए और हमें उसमें सब मैट्रिक्स देखना हो, तो सर वो वाला एक बार बता देंगे दोबारा? ए मैट्रिक्स आ गया, फिर क्या सर करना है? मतलब अगर सर जो आपने शायद कल बताया होगा, कल की क्लास छूट गई थी, तो सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है ढंग से। जब हम सब मैट्रिक्स देखते हैं ना, हाँ, तो सर सब मैट्रिक्स लेते टाइम क्या चीज ध्यान रखते हैं और कौन सी कॉलम को डिलीट करते हैं, वो चीज ढंग से समझ में नहीं आ रही है। नहीं, वो आप किसी भी कॉलम किसी भी रो को डिलीट कर सकते हो, उससे अच्छा, आपका मतलब सब मैट्रिक्स है। बेसिकली सर हमें मतलब 3x3 या जो भी क्रॉस हमें बनाना है उतने ऑर्डर का बनाना है, बाकी का हम डिलीट कर दे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपका 3x3 से 2x2 बनाना है, तो एक रो एक कॉलम डिलीट करना है। हाँ। 3x3 से अगर 1x1 बनाना है, तो कितने रोज कितने कॉलम डिलीट करने? 3x3 से 1x1 बनाना है,
तो सर दो दो डिलीट कर देंगे। बिल्कुल अपने हिसाब से, उसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज होंगी। ओके, और सर इस वाले क्वेश्चन में हमने इसलिए वो सेकंड नहीं किया क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक अगेन नहीं चाहिए थी इक्वेशन। बिल्कुल, बिकॉज क्वाड्रेटिक तो हमें पहले मिल चुका था ना, अगर आप Yes, फिर से क्वाड्रेटिक लेंगे तो उसमें फिर से दो वैल्यूज आएंगे। हाँ। ठीक है, इसलिए हम लीनियर इक्वेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर। सर राइट हैंड साइड वाले जो बी वाले पार्ट हैं, अगर वो हमारे जीरो होंगे तब होमोजीनियस होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में उसी से स्टार्ट करेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन। सर 14 फिर से दिखा दीजिए। हेलो सर, हाँ बताइए। जो सर लास्ट स्लाइड वॉइस कुछ ब्रेक हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। थर्ड स्लाइड शो कर दो। थर्ड? हाँ जी सर, जो लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, क्या क्वेश्चन है बताइए। हेलो लास्ट, हाँ बताइए। सर, जो लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक में दो वैल्यू आ गई, फिर अगर नेक्स्ट में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दो वैल्यू आए, उनमें से कॉमन ले लें तो उससे आंसर आ जाएगा सर ऐसे? हाँ बिल्कुल, अगर ये भी टेक्निक हो सकता है, बट ये चेक करके देखना पड़ेगा, अगर उस क्वाड्रेटिक में भी सेम वैल्यू आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, फिर तो प्रॉब्लम। दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये हो सकता है, अगर डिफरेंट आ जाए तो उसमें कॉमन वैल्यू ले सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। जी सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो ही वैल्यू होंगे ना, तो फिर और क्यों अलग आएगा? नहीं तो नहीं, same दोनों ही में, आ जाएगा दोनों। दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम आएगा जरूरी थोड़ी ना है। अच्छा जो ए वाले कैलकुलेशन में क्वाड्रेटिक आ रहा है और बी वाले सी वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डिफरेंट आ सकता है ना। हाँ इक्वेशन सर, लेकिन ये मैंने लास्ट वाले कॉलम और फर्स्ट वाले कॉलम को मैंने किया था, तो सर सेम आ गया था, इसी बेस पे हो लिया सकता था। है। देखिए वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसे जनरल स्टेटमेंट बोलना सही नहीं है, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा। सर मेरा एक डाउट था। सर स्लाइड नंबर 13 दिखा दीजिए, 11 12 13। अब बताइए क्या डाउट है। सर हम लोग ए का जो रैंक आता है और ए ट्रांसपोज का भी रैंक वही आ रहा है, उसमें एलिमिनेशन करो या कुछ भी करो वही आएगा, लेकिन ऐसे कोई चीज है सर जैसे उसको करने से उसका रैंक ही चेंज हो जाए? रैंक की चेंज हो जाए? हाँ सर। एलिमेंट्री ऑपरेशन करने पे तो नहीं होगा। रैंक अगर चेंज होगा तो मैट्रिक्स का नेचर ही चेंज होगा ना पूरा, इससे फायदा क्या है? ऐसे नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो दूसरे मैट्रिक्स से, यही हो सकता है, दूसरा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, रैंक चेंज हो जाएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन में तो नहीं होगा। सर हम डायरेक्ट सी मैट्रिक्स को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे जब सी से आंसर आ रहा है? तो वो क्वेश्चन देख आपको पता कैसे चलेगा? और सारे क्वेश्चन में सी से ही आंसर आएगा, कौन गारंटी दे रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है सी वाले में क्वाड्रेटिक आए, ए वाले में लीनियर आए, ये भी तो हो सकता है। तो दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। बिल्कुल, पहले ए से ही स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन में ए से ही पता चल जाता है। इसमें ए में दो वैल्यूज आ रहे थे, इसलिए हमने सी चेक की। ओके। क्योंकि सर इसमें जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों ही इसको, मतलब अगर हम सिर्फ ए को देखें
तो फर्स्ट का थर्ड के साथ भी रिलेशन बन रहा है और फर्स्ट का सेकंड के साथ भी रिलेशन बना रही है, मतलब डिपेंडेंसी निकल रही है। अगर -3 रखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड की बन रही है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तीनों में बनना चाहिए ना, हाँ सर, तीन होना चाहिए। साइमल्टेनियसली है ना। हाँ कुछ सर, ना कुछ वो तो हो रहा है। उसके वैल्यूज ही ऐसे आ गए कि मतलब बी पे जाना पड़ेगा, मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। डीपीपी का क्वेश्चन 12 कैसे सोल्व करेंगे? डीबीपी का 12 डीबीपी शीट का क्वेश्चन नंबर 12 12। ओके, just 1 minute. क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ए मैट्रिक्स गिवन है, आप ए स्क्वायर और ए क्यूब कैलकुलेट कर लो और देखो कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। अच्छा ये आसान तरीका, ठीक है। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर।